हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिलहाल आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है हिंदी अपठित गद्यांश। मतलब हिंदी के अपठित गद्यांश, मतलब पैराग्राफ, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे पैराग्राफ। ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, पैराग्राफ में ही उसके आंसर होते हैं उसके थ्रू। ठीक है। ये जैसे गद्यांश वन दे रखा है, ठीक है, गद्यांश वन दे रखा है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे? साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि पहला क्वेश्चन दिया है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि। लेकिन पहले सबसे जरूरी क्या है? सबसे जो जरूरी है वो ये है, सबसे जरूरी कि हम पहले पढ़ें कि लिखा क्या है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लें। ये पढ़ने पर क्या होगा? पढ़ा हमने इसे कि साहित्य का आधार जीवन है। कलर चेंज कर दो। इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन। इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है, मतलब मर्यादाओं से घिरी हुई। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। जीवन जवाबदेह है या नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य जवाबदेह होता है। फिर है इसके बाद, इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में मिलता है, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। ठीक है। आनंद की प्राप्ति किसी को कैसे? अब आनंद आपके ऊपर डिपेंड करता है। आनंद किसी लड़के का नाम नहीं है। आनंद का मतलब है आपको खुशी मिल रही है किसी को खुश करने में, आपको खुशी मिल रही है लंबे चौड़ा भवन हो, आपका घर हो, बंगलो हो, आपको खुशी मिल रही है कि आपके पास लंबी लंबी कार हो, आप बाई एरोप्लेन ट्रैवल करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में आनंद, किस चीज में मिल रहा। ठीक है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। पैराग्राफ आपने पढ़ा। ठीक है। किसके बारे में बताया गया है? साहित्य के बारे में बताया गया है पूरा, कि साहित्य का क्या काम है और जीवन में, और साहित्य को कंपैरिजन किया गया है। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। क्यों संबंध? जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, या साहित्य का आनंद जीवन से ऊंचा है। तो पहले ही गद्यांश का पहले ही पंक्ति में पहले प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। गद्यांश पढ़ते टाइम सबसे जरूरी तो आपके लिए बाबू ये है कि आप सबसे पहले क्या, जो पैराग्राफ होता है आपका, गद्यांश दिया होता है आपको, वो अच्छे से पढ़ेंगे। टाइम ले ले थोड़ा, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आप इसके आंसर इजीली कर लेंगे। 4-5 जितने भी हो, 3 करने को आए या 2 करने को आए या 5 करने को आए, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन जरूरी है कि आप इसको सावधानी पूर्वक गद्यांश को पहले पढ़ेंगे। ठीक है। लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि आप गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। हमने पढ़ लिया साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि पहला ही दिया है साहित्य का आधार जीवन है। क्योंकि साहित्य का आधार क्या है? साहित्य लिखा किसके ऊपर जाएगा? जीवन के ऊपर। तो आपका ये पहला का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? अभी आपको पूरा पैराग्राफ हमने पढ़कर बताया कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। क्या था इसका आंसर? क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि आनंद की खोज में। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज से में लगा रहता है। परमात्मा की नहीं, साहित्य की नहीं, आनंद की। किसकी खोज में लगा रहता है? मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। इतना इजी पैराग्राफ है। नेक्स्ट। फिर है साहित्य की आनंद का आधार क्या है? साहित्य में जो आनंद मिलता है उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, ये पूछा गया है आपसे। सुंदर और सत्य को पाना, रत्न और ऐश्वर्य पाना, जीवन या परमात्मा। ये भी दिया है कि वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना साहित्य, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। साहित्य का उद्देश्य क्या है?
साहित्य का उद्देश्य है कि आनंद को दर्शाना, और आनंद मिलता किसमें है? सत्य और सुंदर में। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सत्य और सुंदर को पाना साहित्य के आनंद का आधार है। साहित्य के आनंद के आधार क्या हो गया? सत्य और सुंदर को पाना। एक बार पैराग्राफ आपने इजी से पढ़ लिया, गद्यांश आपने आसानी से अच्छे से पढ़ लिया। अब आप देख रहे हैं कि इसके प्रश्नों का उत्तर कितनी जल्दी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए साहित्य का आधार वही पैराग्राफ। परिमिति का अर्थ क्या है? परिमित यहां पर जो प्रयोग हुआ है परिमित, इसलिए सुबोध सुगम और मर्यादाओं से परिमित है। सीमित, विस्तृत, दबा हुआ या फंसा हुआ, बताइए परिमित का अर्थ क्या होगा? अब परिमित का अर्थ क्या होगा, कैसे बताएंगे आप? अरे परिमित मतलब होता है सीमित। सीमित मर्यादाओं में बंधा हुआ है, मतलब मर्यादाओं से सीमित है उसका जीवन। कि मर्यादाएं क्या होती है? जैसे ये करना है, ये नहीं करना है, ये कर दिया तो मर्यादा भंग हो गई, वो कर दिया तो मर्यादा भंग हो गई। तो मतलब परिमित, सीमित है। ठीक है, ये पूछा गया है। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया है, संज्ञा है या विशेषण है? लंबे चौड़े भवन क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या विशेषण है? भवन कैसा है? लंबे चौड़े। क्या बताया जा रहा है? भवन की विशेषता बता रहा है, और जो किसी चीज की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। जो किसी वस्तु की, जगह की, इंसान की, व्यक्ति की, किसी की भी विशेषता बताए वो कहलाता है विशेषण। यहां पर क्या है? भवन की विशेषता बता रहा है कि भवन कैसे है? लंबे चौड़े। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। ये हो गया आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट। ठीक है, एक पैराग्राफ हमने कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। गद्यांश दिया हुआ है आपको, यहां पर दिया है आपको निंदा की ऐसी ही महिमा है। ठीक है, कैसी ही महिमा है? दो चार निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए। दो चार ईश्वर भक्तों से जो राम धुन गा रहे हैं, निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। ठीक है, कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, धूप नहीं, बैर नहीं, द्वेष नहीं है। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बात पवित्र भाव से लगे रहते हैं कि ये प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है, या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। वहीं ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित, वही ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। श्वान मीन्स कुत्ता होता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को सोना, और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक की कष्ट होगा, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दोगुना हो जाएगा। मतलब इसमें निंदा के बारे में बताया गया है कि निंदा कितनी ज्यादा गलत है, और निंदकों की जो दशा होती है, निंदक की दशा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये इस पूरे पैराग्राफ का सार था। प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला दिया है, निंदकों की सी एकाग्रता, आत्मवीयता व निम्नता किसमें दुर्लभ है? साधारण लोगों में, ईश्वर भक्तों में, ये दिया है आपका शिक्षितों में। यहां पर आपका दिया है शिक्षितों में, यहां पर दिया आपका नास्तिकों में। ठीक है, ये सी दिया है,
ये दिया है आपका डी। ठीक है, तो यहां पर निंदकों की सी एकाग्रता, आत्मीयता, निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। किसमें दुर्लभ है? साधारण लोगों में, ईश्वर भक्तों में, शिक्षितों में या नास्तिकों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर भक्तों में। किसमें दुर्लभ है? ईश्वर भक्तों में। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया आपका? खा वाला ऑप्शन, जो कि आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। फिर पैराग्राफ दे रखा है आपको, इसका प्रश्न दिया है, निंदकों को पास रखने की सलाह किसने दी है? किस संत ने निंदकों को पास रखने की सलाह दी है? आपको इसमें बताया भी गया है कि वे किसी का बुरा नहीं सोचते, और ये वाला दिया है, इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। किसने दी है निंदकों को पास रखने की सलाह? संतों ने, साथियों ने, भाग्यवान ने या पड़ोसियों ने? बताइए किसने दी है? यहां पर आपको दे रखा है पैराग्राफ में, इसका आंसर संतों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन 2 का संतों ने, पहला ऑप्शन का वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निंदा कर्म से पवित्र भाव से कौन लगा रहता है? बताइए। ऑप्शन है आपके, निंदक, पड़ोसी, अपने रिश्तेदार। थर्ड ऑप्शन है आपका अपने रिश्तेदार। डी ऑप्शन है आपका फोर्थ, मिशनरी निंदक। मिशनरी निंदक। बताइए, निंदा कर्म से पवित्र भाव से कौन लगा रहता है? बताइए। ये लिखा है, कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में लगे बात पवित्र भाव से लगे रहते हैं। तो यहां पर यही पूछा गया है आपका, निंदा कर्म से पवित्र भाव से कौन लगा रहता है? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिशनरी निंदक, क्योंकि गद्यांश में आपका यही आंसर दे रखा है। नेक्स्ट पे आइए। ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने वाला शांति का अनुभव कैसे करता है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड से, मिट्टी डालकर, निंदा का जल छिड़ककर, भगवत भजन करके। ईर्ष्या द्वेष की आग में जलने वाला शांति का अनुभव कैसे करता है? बताइए कैसे करेगा? तो वो ऐसे करेगा, जब तक वो निंदा नहीं कर लेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। यही पूरे गद्यांश में आपको बार बार बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निंदा का जल छिड़क कर। ठीक है, निंदा का जल छिड़क कर वो क्या करेगा? शांति का अनुभव करेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। कवि की अच्छी कविता पर ईर्ष्याग्रस्त निंदक कैसा अनुभव करेगा? यहां पर आपको बताया कि एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। ठीक है, वो काहे का अनुभव करेगा? कष्ट का। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट भी दोगुना हो जाएगा। मतलब अच्छी कविता अगर किसी कवि ने लिख दी है तो जो निंदक होगा उसको क्या होगा? उसको कष्ट का अनुभव होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए वाला, मतलब का। ठीक है, ये भी गद्यांश आपका कंप्लीट हो गया। गद्यांश में कुछ नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब तक आप गद्यांश या पैराग्राफ जो भी कह लें सही से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। सबसे जरूरी है आपको कि गद्यांश आप प्रॉपर पढ़ें, आराम से पढ़ें, जल्दबाजी मत करें, क्योंकि ये 3 या 5 नंबर का आता है आपके, तो आप गलत करने के कोई चांसेस ना लें। ठीक है, टाइम ले लें आराम से, लेकिन गलत मत करिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा गद्यांश नंबर 3। सही से पढ़ते हैं इसको। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट,
दुख या हानि का सहन करने की ताकत आती है, उन सब से उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उत्साह क्या कहलाएगा? तो इसमें उत्साह दिया गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट सहन करने की, दुख सहन करने की और हानि को बर्दाश्त करने का उत्साह या ताकत होगी, तो उससे उत्पन्न जो आनंद होगा वही उत्साह कहलाएगा। उदाहरण के लिए, दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है। सही बात है, अगर आपके पास बहुत धन दौलत है तो अगर आप दान कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर साहस है भाई, तभी तो अपना पैसा किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन साहस दिखाते हो, दान करते हैं, तो ये क्या हो गया? विशेष साहस रखता और बाह्य धन त्याग का साहस, कि अपने धन जो अपना मेहनत से कमाया उस धन को जब दान दे रहे हो तो मतलब साहस है आपके अंदर, तभी तो दे रहे हो। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह क्या है? आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी ना किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर हो, चाहे कर्म के फल पर हो और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। सही बात है, हमको उत्साह किस चीज का होता है? या तो हमने अपना लक्ष्य बना रखा होता है तो हमारा लक्ष्य पर ध्यान होता है कि अगर हमको ये चीज मिल जाएगी तो उस चीज की खुशी होती है काम करते समय, या तो जो हम रास्ता तय करते हैं कि इस मंजिल तक जाने के लिए हम जो रास्ता तय कर रहे हैं उस रास्ते पर चलने में हमें आनंद मिल रहा है तो उस चीज का उत्साह होता है। किसी ना किसी चीज का हमारे अंदर उत्साह जरूर होता है जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है, ठीक है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु उत्साह का कौन है? आलस्य। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चय होता है। पैराग्राफ हो गया आपका, पैराग्राफ आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन दिए हैं आपके, जोश, आनंद, साहस, आनंद और जोश। बताइए यहां पर कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है, मतलब जो गद्यांश पढ़ा है आपने उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो जोश दिया गया है नहीं, पैराग्राफ में यहां पर इसका करेक्ट आंसर आनंद और जोश दिया हुआ है, ठीक है। आनंद और जोश इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चे वीर वे होते हैं, कौन सच्चे वीर होते हैं? जो फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, या जो आनंद विनोद के लिए उत्साह दिखाते हैं। सच्चे वीर कौन है? आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ में था कि सच्चे वीर वे हैं। बताइए। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद को अनुभव केवल सच्चे वीर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं वे क्या होते हैं? वे सच्चे वीर हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट उत्साह के मार्ग में क्या है? दुख, वैराग्य, निराशा या आलस्य। तो हमने अभी पढ़ा था कि सबसे बड़ा आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलस्य। घा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का प्रकार बताना है। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य बताना है। बताइए। ये मिश्र वाक्य है आपका, वाक्य वाले आपको टॉपिक करवाया था तब आपको बताया था ये कैसा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य में इसका आंसर क्या होगा?
विशेषण उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य? विशेषण। सच्चा उत्साह वही होता है, कौन सा? जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मतलब मनुष्य की विशेषता बताई गई है, कार्य की विशेषता, उत्साह की विशेषता बताई गई है। ठीक है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, बताइए। केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय बताना है दोनों में, कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कौन सी है, बताइए। यहां पर सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, डी वाला आंसर यहां लिखे दे रही। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, केंद्र, केंद्र इत, अधिक, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका हो गया गद्यांश नंबर 3। लास्ट है, 4 ही गद्यांश आपको कराऊंगी, 4 गद्यांश आप समझ गए होंगे। इसमें गद्यांश मैं आपको कितने भी करा सकती हूँ, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट कितने भी गद्यांश करा दो, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप अपने आप से पैराग्राफ आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप से अच्छे से पैराग्राफ पढ़ेंगे, तब आप उसके आंसर बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। ठीक है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। मतलब इसमें विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थी जीवन जो है वो कच्चे घड़े के समान है, उसको जैसी चाहे आप शेप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन एक बार घड़ा जैसे पक जाता है फिर उसको आप बदल नहीं सकते। उसका शेप अगर गोल है तो गोल रहेगा, चौकोर है तो चौकोर रहेगा। वैसे ही विद्यार्थी जीवन भी है कि अगर आप विद्यार्थी जीवन से ऊपर आ जाते हो तब आपका जो स्वभाव है, आपका जो चरित्र है वो बदला नहीं जा सकता। ठीक है, यही आपको बताया गया है कि श्वेत चादर की तरह होता है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफेद चादर पे एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे सफेद चादर है, अगर उस पर आपने कोई कलर डाल दिया तो वो वैसा ही रहेगा, कलर नहीं जाएगा, और अगर कितना भी प्रयास कर ले आप वो पहले जैसी सफेद नहीं हो पाएगी। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था से सुसंस्कार और सद्वृत्तियां पोषित की जा सकती है। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कब है? व्यवहार, जो भी बच्चे का व्यवहार होता है उसको सुधारने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या छात्रावस्था? तो सबको पता है विद्यार्थी जीवन मतलब छात्रावस्था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घा। ठीक है, छात्रावस्था। नेक्स्ट पे आते हैं, छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। कठोर अनुशासन के लिए, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, घर से दूर रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताना है, पैराग्राफ के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है, बताइए। ये इसलिए किया जाता था गुरुकुल में कि कठोर अनुशासन में उनको रखा जाता था। ठीक है, कठोर अनुशासन में रहने के लिए, रहने के कारण कि वो कठोर अनुशासन में रहना सीखें, कैसे अनुशासित रहा जाएगा, अनुशासित बने, इस वजह से उनको गुरुकुल में रखा जाता था। करेक्ट आंसर आपका हो गया 2 का वाला। छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है। छात्रावस्था की तुलना किससे की गई? विकसित वृक्ष से। विकसित वृक्ष से छात्रावस्था की तुलना नहीं की गई है, क्योंकि विकसित वृक्ष जो होता है उसकी डालियों को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तोड़ोगे तो टूट जाएंगे, मतलब मोड़ोगे तो टूट जाएंगे। अविकसित वृक्ष से, सफेद चादर से, वृक्ष की विकसित शाखा से किससे की गई है भाई? बताइए। छात्रावस्था
उस श्वेत चादर की तरह होती है। किससे की गई है? सफेद चादर से। किससे की गई छात्रावस्था की तुलना? तो यहां पर छात्रावस्था की तुलना इन्होंने सफेद चादर से की है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 3 का ख। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? महत्व, अनुशासन, सुसंस्कार, अविकसित। महत्व बताइए, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, ये तो बहुत ही इजी है। बताइए। देखिए आपको पता है महत्व में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। अनुशासन में अनुपसर्ग है, सुसंस्कार में सु, अविकसित में आ, ठीक है, इनमें सब में उपसर्ग दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें महत्व शब्द की, तो महत्व शब्द में कोई भी उपसर्ग आपको दिया नहीं गया है और इसमें यही पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th का वाला, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? चरित्र और व्यवहार, विद्यार्थी जीवन, कठोर अनुशासन, छात्र एक वृक्ष। तो जो गद्यांश आपने पढ़ा उसमें विद्यार्थी जीवन के बारे में ही तो बताया गया कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासित कैसे रहा जाएगा, विद्यार्थी जीवन क्यों आवश्यक है। तो ये इसके लिए करेक्ट जो आपका टाइटल इस दे सकते हैं, इस पैराग्राफ को, जो गद्यांश को आप शीर्षक दे सकते हैं, वो क्या होगा? विद्यार्थी जीवन आपका करेक्ट टाइटल रहेगा इस पैराग्राफ, इस गद्यांश के लिए, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो गया गा। इस तरह से ये आपका क्लास ओवर हो गया। इसमें सिर्फ गद्यांश ही लेके आई थी आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से गद्यांश समझ सकें।